हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोज़गार विद अंकित। और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी ऐसी मैं आपसे आशा करती हूँ। और देखिए लास्ट जो वीडियो में हम पढ़ चुके हैं उसमें 2 वीडियो में हम न्यायपालिका के बारे में, जुडिशरी के बारे में पढ़ चुके हैं। और जिसमें हमने जाना है कि भारत में एक इंटीग्रेटेड, एकीकृत जो जुडिशरी का सिस्टम है, न्यायपालिका का सिस्टम है वो है। ठीक है, एकीकृत का मतलब क्या है कि सबसे ऊपर है हमारी सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे हाई कोर्ट और उससे नीचे आते हैं अधीनस्थ न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, हाई कोर्ट हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे अधीनस्थ न्यायालय। तो एकीकृत का मतलब, और मैं एक बार आपको बता दूं, इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब कि सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे कि अगर आप जिला न्यायालय के किसी कानून से या किसी फैसले से खुश नहीं हो तो उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में जा सकते हो और हाई कोर्ट वाले के खिलाफ आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। और यहाँ पे क्या है कि हमारे भारत में ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये केंद्र के कानून लागू करने में भी काम आएगी और हमारे राज्य के कानून लागू करने में भी काम आएगी। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की पूरी जो इंडिया है, पूरे इंडिया के ऊपर ही इनके कानून व्यवस्था, जो भी ये अपने कोई भी निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे, वो पूरे भारत पे लागू होगा। इसीलिए इसको बोला जाता है एकीकृत। और जबकि अमेरिका में क्या है, राज्यों के लिए वहाँ पे अलग है, जैसे कि हमारे यूपी, बिहार ये सब है, ऐसे वहाँ पे राज्यों के लिए अलग है और जो केंद्र के कानून लागू करने के लिए एक अलग कोर्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार आप उनके वहाँ की न्यायपालिका में और अपने यहाँ की न्यायपालिका में अंतर समझ सकते हो। ठीक है, अब देखिए आपको, हाँ, लास्ट वीडियो में मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको ये बताना है कि हमने न्यायपालिका कहाँ से ली है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि हमने जो अपने यहाँ पे जो जज हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने का जो पद्धति है, ठीक है, वो किस देश से ली है। तो आपको इन 2 क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में करने हैं। और देखिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ऑनलाइन क्लास में तो डांट भी नहीं सकते, ऑफलाइन क्लास में तो बोल सकते हैं बच्चों को, टीचर की भाई जवाब दो। अब आप जितने लाइक करते हो कम से कम उसके 10% तो कमेंट में आंसर कर दिया करें। ठीक है, प्लीज आंसर दें। देखिए आप बोलते हो नाइस वीडियो, अच्छी है वीडियो, ठीक है, वो अच्छी बात है। अगर आप आंसर्स दोगे तो उससे और भी ज्यादा खुशी मिलेगी। ठीक है, कुछ ही बच्चे देते हैं, 5-6 के करीब होंगे जो आंसर्स देते हैं, पर कोशिश करिएगा कि देखिए आप सभी भी दे, आपका ही फायदा है इसमें। तो चलिएगा अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बोला जाएगा। इस अधीनस्थ शब्द का मतलब समझ लेते हैं, ये जो न्यायालय हैं ये हमारी राज्य सरकार और जो हाई कोर्ट है ना हमारी, उसके अधीन रहेंगे, तो इसीलिए इनको कहा जाता है अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, क्योंकि ये सारे जो उच्च न्यायालय के अधीन रहने वाले हैं। तो अब ये हमारे संविधान में आते हैं भाग 6 में जो आता है आर्टिकल 233 से 237 तक। ठीक है, अब हम इनके जजों के बारे में, जो इनके न्यायाधीश है अधीनस्थ न्यायालयों में, उनकी नियुक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनकी नियुक्ति की बात करी जाती है आर्टिकल 233 में। अब देखिए आपको यहीं पे थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा कि आप ये आर्टिकल याद रखिएगा, अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237 तक आता है। ठीक है, अगर आपको इतना भी याद है, मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, ये थोड़े मतलब ये आर्टिकल को याद करने में इतना जोर नहीं देना चाहिए जितने कि जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स वाले हैं और वो सब है, उन आर्टिकल पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, पार्लियामेंट हो गया, संसद, उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल, हाई कोर्ट आर्टिकल, पहले वो याद रखें, उसके बाद में आप इन आर्टिकल्स पे पहुंचे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, आपने 233 से 37 तक दिमाग में डाल दिया कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आती हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपके अगर ऑप्शंस आते हैं तो उस प्रकार आप एलिमिनेट करके भी जो गलत आंसर है उसे हटा के सही आंसर पे जा सकते हो। तो अब जिला न्यायाधीश की नियुक्ति 233 में आ जाती है। और देखिए इनकी नियुक्ति, मैं अब इनके इंग्लिश शब्द भी बता देती हूँ क्योंकि इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं। अपॉइंटमेंट, ठीक है, पदस्थापना हो जाएगी इनकी, और ठीक है, और इनका पदोन्नति। पदस्थापना का मतलब है, पदोन्नति का मतलब है प्रमोशन, और पदस्थापना का मतलब है कि कहीं पे जाके उनको जो वहां पे उनकी नियुक्ति दे देना कि भाई उनकी कौन सी जगह पे उनको ऑफिस दिया है वो। ठीक है, और ये किसके द्वारा किया जाएगा, राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, जो राज्य के राज्यपाल है और उसके उच्च न्यायालय के परामर्श से। जैसे कि अगर आपको वेस्ट बंगाल में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो उसमें आपको क्या करना होगा, जो वेस्ट बंगाल के जो राज्यपाल है उनकी वो लेंगे परामर्श वहाँ के उच्च न्यायालय से। ठीक है, वहाँ के जो उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हैं उनसे परामर्श लेके
तब वो अपने वहाँ पे जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे योग्यता है, तो योग्यता में आपको सबसे जो याद करना, हल्का सा आप आइडिया रख सकते हो, कम से कम 7 वर्ष का जो व्यक्ति है जिसको जज बनाना है, उसे 7 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव, जो एडवोकेट है, ठीक है, उसका वकील का अनुभव रहा हो, और उसकी जो नियुक्ति की सिफारिश है वो हाई कोर्ट ने करी हो। अभी हम यहाँ पे देख चुके हैं कि उच्च न्यायालय से परामर्श करके, ठीक है। और इसमें क्या है कि केंद्र या राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा में कार्यरत ना हो, ठीक है। ये तो ठीक ही समझने वाली बात है, बट आपको बस इसमें ये वाला सबसे ज्यादा याद रखना है जो आप रख सकते हो। बाकी अब देखिए यहाँ पे मैं आपको खाका समझा देती हूँ कि कैसे कैसे ये कहाँ पे, और आपको इतनी डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, इससे ज्यादा डिटेल में जाना है तो वो आपकी मर्जी है। तो अब हम जैसे यहाँ पे देख चुके हैं, उच्च न्यायालय से ऊपर क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आप कुछ लोग फुल फॉर्म पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में, तो इससे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद में आता है हाई कोर्ट, जिसे बोला जाएगा उच्च न्यायालय HC, ठीक है। तो इस हाई कोर्ट के अंदर आते हैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट। अब मैं आपको जैसे ही बता दूं कि जहां पे भी ये जिला न्यायाधीश का शब्द यूज होता है, तो इसमें आप समझ सकते हो कि इसमें दीवानी न्यायाधीश भी आ जाते हैं, संयुक्त जिला के जो न्यायाधीश होते हैं वो भी आ जाते हैं, सहायक जिला न्यायाधीश भी आ जाते हैं इसमें, और मजिस्ट्रेट का आपने सुना होगा नाम, वो सब भी आ जाते हैं, सत्र न्यायाधीश भी आ जाते हैं, वो अभी आपको समझ आएगा कैसे आ जाते हैं। तो देखिए ये नाम अब आपने 2 पढ़ लिए नाम, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक ही, जैसे एक व्यक्ति है जिला न्यायाधीश है कोई, अगर वो, ठीक है, इधर दीवानी पक्ष जो सिविल साइड है, जिसमें कि आपके विवाह से संबंधित मामले हो गए, या आपके टैक्स से संबंधित, कर से संबंधित मामले हो गए, है ना, तो वो आपके अगर दीवानी पक्ष में जब वो जज है, वो व्यक्ति उन मामलों को सुनेगा, तो उसको बोला जाएगा डिस्ट्रिक्ट जज, मतलब कि जिला न्यायाधीश, ठीक है। अगर वो क्रिमिनल मामले, ठीक है, जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के मामले हैं, उनको सुनता है, तो उसे बोला जाता है एक तो फौजदारी पक्ष, और जब व्यक्ति उनको सुनेगा तो उसे बोला जाएगा सत्र न्यायाधीश, ठीक है, जिसे सेशन जज भी बोला जाता है। अब आपको आ गया होगा समझ कि दीवानी पक्ष तो हमारा बात हो जाती है विवाह, तलाक, इन सब से, कर, इन सब से रिलेटेड, और जब आपराधिक मामलों में जो व्यक्ति सुनेगा तो उसे बोला जाएगा सेशन जज, ठीक है। तो आ गया होगा आपको ये समझ। अब देखिए इनके नीचे चलते हैं, ये हम अभी जिला के लेवल पे बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उनसे नीचे हम चलते हैं, तो इसके नीचे आता है दीवानी साइड में आता है अधीनस्थ न्यायालय का न्यायाधीश का न्यायालय, जिसे कहा जाएगा सबऑर्डिनेट जज कोर्ट, ठीक है। जो क्योंकि अधीनस्थ का मतलब है किसी के अंदर आना, ठीक है, सबऑर्डिनेट मतलब कि किसी के अंदर आके काम करना। और इधर इसी तरह से एक नाम आ जाता है मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, ये तो दंड से रिलेटेड, आपराधिक मामलों से रिलेटेड काम करेंगे संबंधित, और ये हमारे आपको मैं बताई चुकी हूँ कि सिविल मामलों से, दीवानी मामलों से काम करेंगे। तो इसमें क्या है कि ये जो न्यायालय वाले हैं, ये उसी केस को अपने अंदर लेते हैं कि जिसमें 7 वर्ष की कारावास सुना सकते हैं ये, ठीक है। इनका क्या है, इनको ये है कि 7 वर्ष का कारावास सुना सकते हैं। आपको आ गया होगा ये वाला समझ यहाँ पे, ठीक है। उससे ज्यादा कारावास नहीं सुना सकते। फिर उसके अलावा देखिए इनके नीचे आ जाता है मुंसिफ अदालत, मुंसिफ कोर्ट, और इसके नीचे आ जाता है न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, जिसकी 3 वर्ष के जो ये हैं वो 3 वर्ष के कारावास की सजा दे सकते हैं, उससे ज्यादा ये सजा नहीं सुना सकते हैं, ठीक है। तो आपको अब ये बात समझ आ गई होगी। और देखिए इससे ज्यादा बस आपको हल्का सा ये जो एक मैंने आपको खाका सा स्ट्रक्चर बना के दिखाई है, बस हल्का सा आपको ये दिमाग में डालना है। और इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट याद रखने वाली चीज यही है कि सत्र जज कौन होता है, सत्र न्यायाधीश कौन होता है। तो आप बता दोगे सीधा कि जो क्रिमिनल वाली साइड में बैठता है, आपराधिक मामलों में, फौजदारी मामलों में, ठीक है। और आपको डिस्ट्रिक्ट जज कब बैठते हैं, तो वो आप दीवानी पक्ष, ठीक है। बस इसमें इतना ही याद रखने की जरूरत है, और हल्का सा आइडिया आप इन सब का भी रख सकते हो। अब हम इसमें और चीज देख लेते हैं हल्की सी, कि देखिए हमारे यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको जो DPSP में पढ़ाया था, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो उसमें एक आर्टिकल था आर्टिकल 39A। अब आपको वीडियो यहीं पे रोकनी है, और जिसको भी याद है उसके कमेंट सेक्शन में बताना है कि आर्टिकल 39A किस बारे में बात करता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि बताना जरूरी है समझाने के लिए। आर्टिकल 39A हमारा बात करता है कि जो सरकार है, ठीक है, जो हमारी सरकार है, उसे कोशिश करनी चाहिए कि जो समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करने की कोशिश उन्हें करनी चाहिए, ताकि जो गरीब वर्ग हैं, पिछड़े लोग हैं, उन्हें भी न्याय मिल सके और वो पीछे ना रहें।
ठीक है। तो देखिए ये आपको मैं बता चुकी हूँ कौन से संविधान संशोधन से आया था, अगर आप वो बता दोगे तो वो भी बहुत अच्छी बात होगी। और देखिए जिसको अभी ये याद नहीं आ रहा है तो कृपया करके डीपीएसपी वाला चैप्टर जाइएगा प्लेलिस्ट में और वो देखिएगा। ठीक है, तो देखिए ये लागू हुआ, ये अब ये इसका राष्ट्रीय, इसके लिए एक कानून लाया गया, राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण, जिसे बोला जाएगा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो देखिए इसे नालसा भी बोला जाता है ना, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में नालसा याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में नालसा भी खाली आ सकता है लिखा हुआ। और आप जो हिंदी मीडियम वाले हैं फिर वो ये ना सोचे कि नालसा क्या चीज है, आपने तो राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण पढ़ा है, तो इसीलिए आपको दोनों याद रखना है। तो ये कब इसके लिए कानून पास हो गया था, वो 1987 में हो गया था। बट ये लागू कब से हुआ, तो लागू होता है 9 नवंबर 1995 से। पर आप जैसे लिखा देखोगे, नालसा एक्ट देखोगे, उस पर यही वाली डेट देखोगे 1987 वाली। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, ये कानून नालसा लाने का मतलब यही था ताकि जो अवसर है, ठीक है, जो कानून के लिए अवसर है वो समानता के आधार पर समाज के जो सभी गरीब वर्ग हैं उनको मुफ्त में दिलाया जा सके और उसे राष्ट्रव्यापी मतलब कि हर घर में पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो आपको अब ये बात समझ आ गई होगी थोड़ा थोड़ा इसमें कि क्या है ये। और देखिए इसमें मुफ्त कानूनी सहायता के लिए कौन कौन व्यक्ति ले सकते हैं इसके तहत, नालसा के तहत। तो देखिए इसमें एक तो कोई फीस वगैरह नहीं लगेगी, और इसमें क्या है, इसमें हो सकते हैं महिलाएं या बच्चे, ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य, औद्योगिक मजदूर जा सकते हैं इसमें। अगर किसी की सामूहिक विपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, इन सब से प्रभावित लोग हैं वो भी इसमें सीधे जा सकते हैं। इन सब का मतलब है कि किसी को कोई इंश्योरेंस क्लेम वगैरह करना हो, ठीक है, तो वो ये मदद ले सकते हैं जो इन सब से प्रभावित है। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति हैं, ठीक है, वो इसमें जा सकते हैं। हिरासत में कुछ लिए गए व्यक्ति हैं जो कानूनी खर्चा नहीं उठा सकते हैं, वो भी इसके थ्रू अपना न्याय ले सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर कोई मानव तस्करी के शिकार हैं, ठीक है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हैं व्यक्ति या कोई भिखारी, उन लोगों को भी इसमें जाया जा सकता है। ठीक है, तो आप एक हल्का सा बस आइडिया रखिएगा। और इसमें सबसे ज्यादा आपको याद रखना है कि जो नालसा एक्ट है वो 1987 में पास हुआ था, और ये किस संविधान के अनुच्छेद के मतलब को पूरा करने के लिए लाया गया है, तो ये लाया गया है आर्टिकल 39A। ठीक है, तो अब आपको देखिए डीपीएसपी प्लीज हल्का सा आप रिवाइज कर लीजिएगा। यही देखिए अब आपको याद नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, जल्दी से फट से जाइएगा, और छोटी वीडियो होगी, बहुत ज्यादा बड़ी भी वीडियो नहीं होगी, आप वहां से जाकर रिवाइज करिएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा लोक अदालत। तो देखिए अब मैं आपको बता दूं कि लोक अदालत हमारे, ये तो प्राचीन भारत जो हमारी एंशिएंट इंडिया है, जो कि बहुत समय से चली आ रही है, बहुत हजारों वर्षों पहले भी हमारे भारत में लोक अदालत का जिक्र था। लोक अदालत का मतलब है जनता की अदालत, वहां पे लोग बैठ के निर्णय लेते थे, उसे ही एक आप लोक अदालत का रूप दे सकते हो। तो अब जो हमारी ये अब वाली लोक अदालत है, इसमें क्या है, जो हम अब मॉडर्न हिसाब से अपने टाइम के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है कि ये गांव वगैरह के लेवल पे या कहीं पे भी आयोजित करी जाती है, और इसमें लोगों के आपस में निपटारे करे जाते हैं। तो अब ये किस पे आधारित है, तो क्वेश्चन बन सकता है, तो एक गांधीवादी जो दर्शन के सिद्धांत हैं ये उन पे आधारित है, गांधीवादी विचारधारा पे। क्योंकि आपको पता है कि गांधी जी बात करते थे कि ग्रामों का विकास होना चाहिए, और जो हमें शहरों में सुविधा देते हैं ना, हम अगर वो गांवों में सुविधा दे दे तो लोग वहीं पे अच्छे रहेंगे। अब आप देख सकते हो, ठीक है, अब आप ये तैयारी अब बहुत सारे लोग गांव से रह के कर रहे होंगे, और मैं भी आपको इस टाइम पे गांव से रह के पढ़ा रही हूँ। वो किस वजह से, क्योंकि जो सारी फैसिलिटीज है जो अर्बन इंडिया में जो शहरों में मिल सकती हैं वो अब गांव में मिलनी शुरू हो गई हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। और देखिए ये किसका एक हमारे यहाँ पे एक बात करी जाती है। एक तो देखिए जो संविधान में और जो कुछ चीजें दी गई हैं कि भाई इनके द्वारा ही आप कुछ क्या बोलते हैं उसको, आप कुछ कानून या आप अपना केस लड़ सकते हो, वो प्राप्त इनसे कर सकते हो। वो आप जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, इनसे थ्रू आप इनके द्वारा कोई भी अपना केस लड़ सकते हो, ये सब कर सकते हो। और इसके अलावा एक और होता है वैकल्पिक, मतलब कि जो उससे अलग है, जिसे इंग्लिश में बोला जाएगा ऑल्टरनेट, ठीक है, उसके अलावा। तो एक वैकल्पिक विवाद समाधान का ये अंग है, मतलब कि एक वैकल्पिक तरीका है जो हमें दिया गया है, जो एक हमारा कन्वेंशनल जो तरीका चला आ रहा है, उसके अलावा ये कुछ अलग तरीका सोचा था हमने, तो ये उसका एक अंग है। ठीक है, तो आप बस इसे समझिएगा, इसे शॉर्ट में ADR भी कहा जाता है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो एग्जाम में मतलब हल्का सा आप आइडिया रख सकते हो, क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है कि वैकल्पिक विवाद का अंग क्या है, तो थोड़ा लोक अदालत आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए आपको क्या याद रखना है,
तो ये तो भाई क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट में आ सकता है कि स्वतंत्र भारत में जो पहली लोक अदालत शिविर का आयोजन हुआ था वो 1982 में गुजरात में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए आपको मैं एक बात बताऊं, मैं आप कुछ भी कहिए, जैसे आप समझ लीजिएगा ये कहें कि किसी गांव में किसी चीज की मीटिंग बुलानी है, आप ये समझ लीजिएगा प्रधानों की मीटिंग, तो आपको कोई ये कह दे कि हर महीने आप मीटिंग बुला लो, ठीक है, बस कह दिया। और अगर कोई कानून बना के फिक्स करके कह दे कि भाई आपको हर महीने मीटिंग बुलानी ही बुलानी है, तो इससे पहले क्या था कि लोक अदालत जिसका मन करे वो लगा दो या ना मन करे तो मत लगाओ, उसके लिए कोई कानून नहीं था। पर फिर ये 1987 में ये कानून लाया जाता है, वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने लोक अदालत को वैधानिक दर्जा दे दिया गया, क्योंकि वैधानिक दर्जे का मतलब है कि किसी चीज को किसी कानून के अंदर लाके बनाना, मतलब कि उसके जो उसको पीछे बैकअप किसी ने उसके ऊपर हाथ रख रखा है, वो एक कानून ने हाथ रख रखा है और उसकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है जी, ये आप हमेशा देखोगे कि मुंह से बोल के बनाई गई चीज की वैल्यू कम रहेगी और जितने की उस पर कानूनी हाथ रहेगा उस चीज की जो वैल्यू है वो ज्यादा रहेगी। अब इतना समझ आ गया यहाँ तक। अब इसका लाभ देख लेते हैं कि भाई लोक अदालत का लाभ क्या है। तो देखिए इसका सबसे जो महत्वपूर्ण लाभ है कि इसमें कोई अदालती फीस नहीं लगती है, कोर्ट फीस नहीं लगती है। अगर अदालती फीस आपने जमा कर दी भी है तो वो फीस आपको लौटा दी जाएगी। ठीक है, और ये देखिए इसका फायदा क्या है, ये थोड़ा कम खर्चीला है, इसमें कम समय भी लगता है और इसमें लोग आपस में बैठा के अपने मामलों का निपटारा भी कर लेते हैं। तो अब जल्दी से लोक अदालत 1 मिनट में रिवाइज करते हैं कि किस पे आधारित है, गांधीवादी दर्शन पे आधारित है। पहली लोकसभा भारत में कब हुई, स्वतंत्र भारत में 1982 में लोक अदालत, जो कि गुजरात में हुई थी। और आप अभी हम बता चुके हैं कि ये तो भाई भारत में प्राचीन भारत से चली आ रही है, तो अब आप कोई एग्जैक्ट ये नहीं बता सकते कि सबसे पहली भारत में जो लोक अदालत है वो कब हुई थी, क्योंकि ये तो बहुत टाइम से चली आ रही है। तो ऐसे जब बहुत सारी पुरानी चीजें होती है तो उसकी एग्जैक्ट डेट नहीं बताई जा सकती है, उसका एक लगभग अंदाजा हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको वैधानिक दर्जा किसके अंदर दिया गया, 1987 में, और इसमें कोई कोर्ट की फीस नहीं लगती है और ये कम खर्चीली है, कम समय लगता है इसमें। ठीक है, इसका ये वाला जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ये मैंने आपको बताया है ना, इसका मतलब ये ही है कि ये कम खर्चीला है, इसमें कम समय भी लगता है और तकनीकी उलझनों से, मतलब इसमें कोई तकनीकी इतनी उलझन नहीं है, क्योंकि ये सिंपल है, इसका जो तरीका है वो हर किसी को समझ आ सकता है। अब इससे नेक्स्ट पढ़ते हैं जो आपने देखा होगा, परिवार न्यायालय, फैमिली कोर्ट। तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि इसमें क्या है, अब नाम से ही ये समझ आ गया है कि विवाह, पारिवारिक जो झगड़े होते हैं उनसे विवादों के लिए उनको मध्यस्थता की बातचीत से ही वो खत्म हो जाए, मतलब कि उनके बीच में कोई मध्यस्थता कर दे कि दो लोगों के बीच में झगड़ा है और तीसरा लोग आके उसे शांति से सुलझा दे, ना कि उसे भड़काए। तो उसके सुलझाने के लिए अब इसमें ये नहीं कि किसी को विजयी बना दिया है, किसी को घटा दिया, तो इसमें कि दोनों का फायदा हो जाए, इस प्रकार से कुछ झगड़े सुलझा दिए जाएं। तो उसके लिए फैमिली कोर्ट बनाई गई कि हर बात को हाई कोर्ट वगैरह तक ना घसीटा जाए। तो इसमें क्या है कि 1984 में ये बनाई गई है। तो बस आपको इतना याद रखना है, फैमिली कोर्ट न्यायालय अधिनियम कब आया था, 1984 में। इसमें याद करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। और इसकी विशेषताएं आप क्या समझ सकते हो, तो ये है सॉरी, यह राज्यों सरकारों द्वारा उच्च न्यायालय की सहमति से परिवार जो न्यायालय हैं हमारे उन्हें बनाने का प्रावधान है। तो इन्हें कौन बनाएगा, राज्य सरकार, और किसकी सहमति से, उच्च न्यायालय की सहमति से। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ। और अब इसके बाद में एक और देख लेते हैं, आपने देखा होगा ग्राम न्यायालय। अब ग्राम न्यायालय के लिए कौन सा अधिनियम आया है, तो ये आया है, ये बनते किसके तहत है, ये अधिनियम 2008 के तहत बने हैं। अब देखिए ग्राम न्यायालय का मतलब क्या है, इसका एक सीधा मतलब आपको याद रखना है कि गरीबों को उनके दरवाजे पर न्याय पहुंचाना है। ठीक है, ये मतलब इस एक प्रकार का सपना इसमें देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम न्यायालयों की स्थापना से ग्रामीण लोगों का मतलब जल्दी से जल्दी उनकी समस्या का समाधान हो जाए। क्योंकि देखिए अब गांव वगैरह में थोड़े झगड़े चलते रहते हैं, खेतों पे, जमीनों पे, विवाद पे, या कुछ भी हो जाती है बातें, क्योंकि सब लोगों के काम एक जैसे से होते हैं। ठीक है, खेती बाड़ी में लगे हैं तो झगड़े होने की संभावना स्वाभाविक है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनका निपटारा, उनका लंबा लंबा केस ना चले, फिर भी चलते हैं। आपने देखा होगा जमीनों के विवाद 20-20, 30-30 साल से चल रहे हैं, पर फिर भी सरकार कोशिश करती है कि उनको ग्राम न्यायालय में कुछ सुलझा लिया जाए, जो गरीब व्यक्ति हैं उनको न्याय दे दिया जाए। तो ये ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008।
वापस से ये किस संविधान के आर्टिकल में को सपने को पूरा करता है, तो ये आर्टिकल 39A है, जिसमें कहा गया है, जो राज्य को निर्देशित करता है कि वो राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि समानता के आधार पर देश में वैधानिक प्रणाली लाभ को बढ़ावा दे। मतलब समानता के आधार पर है कि सभी को मिलना चाहिए। कोई गरीब है, अब देखिए कोई अमीर है वो तो फट से अब बड़ा लॉयर ले लेगा, पर जो गरीब व्यक्ति है वो कहाँ से लॉयर लाएगा, उसे तो पता ही नहीं है पैसे, अब पैसे कहाँ से आएंगे। सबसे बड़ी बात तो पैसे है ना। अब जिनके पास में है उन्हें तो ये सब चीजें छोटी लगती हैं कि भाई लॉयर लेना कौन सी बड़ी बात है, बट उस व्यक्ति से पूछो जिसके पास में पैसे की कमी है, तो उनको तो भाई ये सारी चीजें बहुत ही बड़ी लगेंगी। तो उन सब के लिए ये एक सपना देखा गया, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें फौजदारी और दीवानी दोनों मामले सुने जा सकते हैं। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। और देखिए मैंने जो क्वेश्चन पूछे हैं कृपया करके उनके कमेंट सेक्शन में आप आंसर जरूर दीजिएगा। और देखिए अब जल्दी से मैं एक बार आपके आर्टिकल और रिवाइज करा देती हूँ। आर्टिकल 233 बात करता है हमारा, अभी मैंने आपको पढ़ाया है, बताइएगा, ये बात करता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में हमारी बात करता है। और आर्टिकल 235 बात करता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उन पर नियंत्रण के बारे में अभी बात करता है। अभी मैंने आपको उस डायग्राम में अधीनस्थ न्यायालय समझाए हैं, ठीक है। और आर्टिकल 237 हमारा बात करता है कि जो भी इस अध्याय में, मतलब कि ये वाले जो आर्टिकल हैं इनके अंदर जो प्रावधान है वो, ठीक है, वो दंड अधिकारियों के किसी वर्ग, मतलब वो किस किस वर्ग पे किस हिसाब से लागू होंगे, ये 237 इतना याद करने की जरूरत नहीं है। बस ये आपको आर्टिकल 233 थोड़ा बस याद रखना है, बाकी देख सकते हो 35 के लिए। मैं तो कहूंगी इससे पहले आपको बाकी जो आर्टिकल्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, आपको वो याद रखने पे जोर देना है। और उसके अलावा आपको बस इस वाले लेक्चर में कि ग्राम न्यायालय कब आया, परिवार न्यायालय कब आया, और इसमें कोर्ट फीस लगती है कि नहीं, ठीक है, और लोक अदालत के बारे में हल्का सा, और ये सब किसके अंदर है, ये किसके कौन से सपने को पूरा करते हैं, ये आर्टिकल 39A की जो भाषा है उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। बस आपको इतना ही इसमें याद रखना है और इससे ज्यादा खचड़ पचड़ खिचड़ी दिमाग में नहीं बनानी है, ठीक है। तो आपको आ गया होगा समझ, और समझ आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आपको कैसे सुधार करना है, देखिए रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज आंसर दीजिएगा आज आप। और देखिए कम लोग आंसर देते हैं और ज्यादा लोग ये लिख देते हैं नाइस वीडियो, ठीक है, अच्छी बात है, पर मैं आपको फिर बोल रही हूँ आंसर जरूर दीजिएगा। और धन्यवाद वीडियो आपको यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं, और चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको यहाँ पे बाकी सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे से मिलते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जो भी आप चाहो वो पढ़ सकते हो, ठीक है, और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। और देखिए एक और, हाँ मैं बात बता दूं कि आपको सबसे ज्यादा डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में, मतलब मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये वाला लेक्चर किस एग्जाम के लिए है। तो देखिए यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी मतलब किसी एक एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, यहाँ पे आप इस पॉलिटी को पढ़िएगा और आप किसी भी एग्जाम के लिए अपना बेस बना सकते हैं। मैं बोल रही हूँ किसी भी एग्जाम के लिए, अगर आप थोड़े लो लेवल के एग्जाम, मतलब कोई एग्जाम लो लेवल तो नहीं होता है, बट मैं आपको बता रही हूँ कि आप किसी छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, हर चीज अपने आप में काफी बड़ी होती है। तो आप अगर अब एग्जाम के लेवल के हिसाब से तो थोड़ा अंतर है कि उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो आप उस प्रकार से उस एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और लेक्चर देखिएगा। अगर आपका थोड़ा सा ऊपर का और एग्जाम है तो आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और लेक्चर देखिएगा। अगर आप और ऊपर के एग्जाम की कर रहे हो तो उसी प्रकार से आप अपने एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और देखिएगा। और देखिए इस जो लेक्चर है इनका ऑब्जेक्टिव, जो इनका मेन उद्देश्य ये है कि आप पॉलिटी सीख लें और आप किसी भी कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन उठाएं और आप क्वेश्चन बना पाएं, आपको ये ना लगे कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। और धन्यवाद वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें।